हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे संस्कृत व्याकरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वाक्य प्रश्न निर्माण। यानी कि हमको अक्सर जो हमारे सिलेबस में प्रश्न दिखाई देता है कि संस्कृत में प्रश्न निर्माण कीजिए, तो उस वाक्य का प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, इसको लेकर के हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपके क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस में लगभग हर बोर्ड में, जहाँ जिस बोर्ड में आप पढ़ते हैं, जो भी आपका सिलेबस चलता है संस्कृत में, जो भी पुस्तक है आपके, सब में प्रश्न निर्माण अवश्य रूप से आता है। तो कुछ बच्चों को प्रश्न निर्माण थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, तो कुछ बच्चों को प्रश्न निर्माण समझ में नहीं आता होगा, वो प्रायः तुक्के ही लगाते होंगे। तो जो लोग तुक्के लगाते हैं या जिन्हें समझ में नहीं आता है, उन लोगों को आज निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हमने बहुत ही सरलता के साथ में आप सभी के लिए प्रश्न निर्माण कैसे करना चाहिए ये टॉपिक बनाया है। इसको देखने के बाद निश्चित रूप से आपको प्रश्न निर्माण बनाना आ जाएगा। लेकिन प्रश्न का निर्माण करें उससे पहले हम हिंदी में एक बार प्रश्न बना के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। अब इसका आपको हिंदी में प्रश्न बनाना है, तो कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे? आप इसका उत्तर यही बनाएंगे प्रश्न के रूप में कि विराट कोहली क्या खेलता है ना। जब हमने इसका प्रश्न रखा था कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो उत्तर में आपको किस तरीके से बनाना है कि विराट कोहली क्या खेलता है, क्या जो शब्द आपने प्रयोग किया वो प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपने हिंदी में प्रश्न बनाया, वैसे ही आपको संस्कृत में प्रश्न बनाना होता है। एक फिल्म है तारे जमीन पर। तारे जमीन पर फिल्म मुझे बहुत पसंद है। ये एक प्रश्न हुआ कि तारे जमीन पर फिल्म मुझे बहुत पसंद है। अब इसका जो है कि प्रश्न निर्माण आपको कैसे करना है, तो आप लिखेंगे कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है, यही करेंगे ना, तभी तो उत्तर निकल के आएगा कि तारे जमीन पर फिल्म मुझे बहुत पसंद है। तो हिंदी में बेसिकली जो है कि कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कितने, कब, क्यों, जो शब्द हैं क से शुरू होते हैं, ये प्रश्न निर्माण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत में भी कुछ इस तरह का ही प्रसंग है। तो आइए पहले हम बोर्ड पे जो प्रश्न निर्माण संस्कृत में कैसे करते हैं, इसका एक छोटा सा पैमाना है, फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं। इसको समझने से आपको प्रश्न निर्माण का जो मेन टॉपिक है वो काफ़ी हद तक समझ में आएगा। आइए देखते हैं। लिखा है संस्कृत में प्रश्न निर्माण के लिए, जो हम संस्कृत में प्रश्न बनाते हैं उसके निर्माण के लिए लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार, किसके अनुसार? याद रखिएगा, लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार ही प्रश्नवाचक शब्द किम जो शब्द है वो प्रश्नवाचक है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द किम का लिंग, वचन और विभक्ति का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? सीधा सा इसका फॉर्मूला है कि संस्कृत में हम प्रश्नवाचक शब्द जो है किम के अनुसार, किम जो है उसका वाक्य जो हमारा था, शब्द ऊपर जो था उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। और वो प्रयोग कैसे होगा? तो जो शब्द है उसका हमें वचन, विभक्ति और लिंग देखना है। उसी के आधार पर हमें किम शब्द को वहाँ उस जगह पर रखते हुए उसका वचन, विभक्ति और अनुसार में उसको फिट करना है, यानी कि उसका प्रयोग करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कुछ शब्द है प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताए थे। अब मैं संस्कृत में आपको किम शब्द जो होते हैं उसका तो आपको लिंग, वचन और विभक्ति के रूप में प्रयोग करना है, यानी किम शब्द आपको याद होना चाहिए। ये मान के चलिए आप अभी तक जिन बच्चों को किम शब्द याद नहीं है, अपने संस्कृत व्याकरण में उन्होंने किम शब्द याद नहीं किया है, तो जैसे राम शब्द, रमा शब्द होते हैं, फल शब्द होते हैं, गुरु शब्द होते हैं, उसी प्रकार किम शब्द भी होते हैं। तो किम शब्द बच्चों आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने किम शब्द याद नहीं किए तो फिर आपको प्रश्न निर्माण में दिक्कत होगी।
फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा शब्द किस तरीके से यहाँ उपयोग किया जाएगा जो बिल्कुल सही है। किसके अनुसार? लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार। तो किम शब्द को आप सबसे पहले याद करें। अब हम बात करते हैं, कुछ शब्द मैंने दिए हैं यहाँ पे जो अधिकांश प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब संस्कृत के हिंदी में जो प्रयोग होते हैं कुछ शब्द, उनको आप हमेशा ध्यान रखें। तो अगर आप कहीं पर विभक्ति भूल जाए, वचन भूल जाए, लिंग भी आपको समझ में आए और थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसका हिंदी अर्थ निकाल के, जो वाक्य है उसका हिंदी अर्थ निकाल के, उसको समझ के, यहाँ जो कुछ शब्द मैंने लिखे हैं इनको अगर याद करेंगे तो इनको आप वहाँ लिख सकते हैं। ऐसे में आपका वाक्य निर्माण हो सकता है। उस परिस्थिति में जब आपको किम शब्द का विभक्ति, वचन और लिंग याद नहीं है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इन शब्दों को आप याद रखें। जैसे यह लिखा हुआ है किमर्थम। किमर्थम जो है उसका हिंदी में अर्थ होता है किस लिए। फिर है कथम। कथम का हिंदी अर्थ होता है कैसे या क्यों। ये ध्यान रखें कि कथम जो शब्द है उसका दो अर्थ निकलते हैं, या तो निकलता है कैसे या निकलता है क्यों। उसके बाद आगे चलेंगे तो लिखा है कुतः। कुतः मतलब कहाँ से। हिंदी में इसका अर्थ होता है कहाँ से। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। कुत्र मतलब कहाँ। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। कुतः लिखा है तो कहाँ से है, और कुत्र आ गया तो वहाँ पर कहाँ है, ओनली कहाँ है। यानी एक शब्द में कन्फ्यूजन है, यहाँ कहाँ से की बात हो रही है और यह कहाँ की बात हो रही है। जब बात कहाँ की होगी तो आप कुत्र लिखेंगे, और जब बात कहाँ से की है तो आपको लिखना होगा कुतः। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है कीदृशः। कीदृशः मतलब कैसा। अब देखिए ये जो शब्द है इसको थोड़ा आप ध्यान दें। ये जो शब्द है कीदृशः, ये हमारा शब्द तीन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीन रूप से, तीन तरह से प्रयोग होता है। कीदृश शब्द है, कीदृश मतलब कैसा, ये पुल्लिंग का शब्द है। अगर यहाँ अर्थ हमें हिंदी में लिखना होता कैसी, तो कैसी के लिए यहाँ हम लिखते कीदृशा। शाह विसर्ग हटा देते और आ का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग कर लेते, तो कीदृशा यानी कैसी हो जाता। और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग करना हो तो वहाँ पे लिखेंगे कीदृशम। ठीक है, नपुंसकलिंग में लिखेंगे कीदृशम। तो ये जो शब्द है, तीन जो लिंग है उसका तीन प्रकार से प्रयोग होता है। उसके बाद है कति। एक शब्द है कति। कति मतलब होता है कितना। कति मतलब होता है कितना। तो कितना, ये जो शब्द है, इन शब्दों को बच्चों आप अगर याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और संस्कृत में अक्सर वाक्य निर्माण में इनका प्रयोग होता है। तो आप इनको याद कर लें, इनको समझ लें, तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि आपको हिंदी अर्थ निकालने के बाद में खुद ही प्रश्न निर्माण करना आ जाएगा। बाकी अब कुछ वाक्य हैं, आइए इन वाक्यों का हम प्रश्न निर्माण करते हैं, ध्यान देंगे। तो आइए बच्चों, अब पहला वाक्य देखते हैं। लिखा है भीमः शक्तिमानः आसीत्। भीम शक्तिमान थे। ये वाक्य है हमारा, भीम शक्तिमान थे। अब देखिए अंडरलाइन किसके नीचे की गई है, शक्तिमानः के, यानी शक्तिमान के नीचे अंडरलाइन की गई है। अब इसका हिंदी में वाक्य बनाइए। पहले संस्कृत में इसका वाक्य था भीम शक्तिमान थे। अब इसका हिंदी में पहले प्रश्न बना लो। तो प्रश्न होगा भीम कैसे थे, है ना। भीम शक्तिमान थे, शक्तिशाली थे, तो वो कैसे थे, भीम कैसे थे, प्रश्न ये बनेगा। अब आप देखिए कैसे थे, कैसे के लिए इनमें से कौन सा शब्द हमने प्रयोग किया है। कैसे के लिए हमने शब्द प्रयोग किया है कीदृश। कीदृश मतलब कैसे। ठीक है, तो अभी हम पहले यहां लिखेंगे भीमः, अंडरलाइन के नीचे बात हुई तो अंडरलाइन के नीचे लिखेंगे कीदृशः आसीत्। ठीक है, इसके आगे चलते हुए देखेंगे तो लिखा हुआ है रामस्य पितुः दशरथः आसीत्। राम के पितु मतलब पिता, दशरथ थे। राम के पिता दशरथ थे। तो इसका प्रश्न क्या होगा, राम के पिता दशरथ थे, इसका प्रश्न कैसे बनाओगे।
तो प्रश्न बनाओगे किसके पिता दशरथ थे, तो किसके के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, किसके के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, कस्य। तो मेरी बात यहाँ आप समझने का ध्यान रखो, ऊपर वाले में तो मैंने आपको ये बताया कीदृश जो हमने प्रयोग किया था, ये कीदृश शक्तिमान की जगह प्रयोग किया। अगर आपको वचन विभक्ति लिंग, अगर किम शब्द के वचन विभक्ति लिंग याद नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में इसको पढ़ के चले जाओ तो आप कर पाओगे। और अगर आपको किम शब्द के वचन विभक्ति लिंग याद हो गए हैं और आप उसके अनुसार प्रश्न बनाना फायदेमंद अच्छा समझते हो तो फिर आप क्या करोगे, आप ये देखो कि ये क्या है, शब्द क्या है, रामस्य। रामस्य में भी राम जो शब्द है क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे क। पुल्लिंग है क, राम एक वचन समझ में आ रहा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन राम, तो यहाँ हमने ले दिया क मतलब हो गया कौन, विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा कौन, लेकिन इसके बाद क्या है, स्य, तो आपने यहाँ जोड़ दिया स्य, तो ये क्या बन गया, कस्य। कस्य मतलब किसके। तो इस तकनीक के आधार पर भी आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। आगे आपने आप कस्य, आगे वैसा का वैसा लिख दीजिए पूरा, कस्य पितुः दशरथः आसीत्, किसके पिता दशरथ थे। प्रश्न हमारा ये बन गया। चूंकि ये प्रश्नवाचक हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह ही प्रयोग करते हैं ताकि हमारा पूरा परफेक्ट वाक्य हो जाए ये कि किसके पिता दशरथ थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा लता पठनाय विद्यालयम गच्छति, अर्थात लता किसके लिए, पठनाय यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। इस वाक्य का हिंदी अर्थ हुआ लता पठनाय यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। ठीक है, अब इसका प्रश्न निर्माण कैसे करोगे, तो लता किसके लिए विद्यालय जाती है, किस लिए विद्यालय जाती है, किमर्थम यानी किस लिए विद्यालय जाती है। तो अब यह लिखते हैं लता पठनाय अब यहाँ हमारा विद्यालयम की जगह हमें शब्द प्रयोग करना है। तो हमने पढ़ा था लता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। अब इसका हम बनाएंगे लता किसके लिए, कीदृशम यानी किस लिए। देखेंगे कीदृश लिखा हुआ है, कीदृश यानी किस लिए, लिखेंगे कीदृशम यानी किस लिए। ये वाला शब्द है, इसको यहाँ प्रयोग कर लेंगे, किमर्थम यानी किस लिए, कीदृश विद्यालयम किमर्थम यानी किस लिए, पढ़ने के लिए जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम किमर्थम, पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। बच्चों बात हो रही है कि देखिए एक मिनट रुकिए, कुछ कन्फ्यूजन जैसा हो गया था, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा। लिखा है लता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। अब इसका हिंदी में अर्थ बनाएंगे तो कहाँ जाती है, विद्यालय जाती है, तो कहाँ के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, कहाँ के लिए शब्द प्रयोग करेंगे, कुत्र। कुत्र मतलब होता है कहाँ, यहाँ देखा था अपने कुत्र मतलब कहाँ से, यहाँ लिखा है कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। तो ये पढ़ने के लिए कहाँ जा रही है, यहाँ विद्यालय के नीचे लाइन बनी हुई है तो यहाँ हम लिखेंगे कुत्र। और अगर यहाँ पठनाय के नीचे अंडरलाइन किया जाता तो हम यहाँ लिखते किमर्थम, विद्यालय किस लिए जा रही है, तो किमर्थम आता प्रयोग अगर पठनाय के नीचे अंडरलाइन होती। ये वाक्य है, इसको दूसरी तरह से भी आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर पठनाय के नीचे अंडरलाइन लिखी होती तो हम लिखते किमर्थम, किमर्थम मतलब किस लिए विद्यालय जाती है। आगे वैसे आ जाता है विद्यालयम गच्छति, लेकिन अब चूंकि पठनाय के नीचे अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन है विद्यालयम, तो विद्यालयम के लिए हम लिखेंगे कुत्र, पठनाय कुत्र गच्छति, यानी पढ़ने के लिए, कुत्र यानी कहाँ,
जाती है। तो ये हमारा वाक्य बना। एक वाक्य में कई प्रश्न बन सकते हैं अगर चाहें तो हम। जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए ही ये प्रश्न था कि लता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, तो यहाँ अंडरलाइन होगी विद्यालय के नीचे। तो कहाँ जाती है पढ़ने के लिए? विद्यालय। तो हमने बना दी कुत्र गच्छति। अब ये प्रश्न होता है कि लता विद्यालय क्यों जाती है? तो हो सकता है वो मैडम हो, पढ़ाने जाती हो, तो अध्यापने भी आ सकता है, पढ़ाने के हिसाब से भी आता है, या पढ़ने के हिसाब से भी आता है। तो प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं ना। उसी तरीके से आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जिसके नीचे अंडरलाइन लिखी है प्रश्न निर्माण उसकी जगह ही होना है। क्योंकि आपके 8th 9th 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सब, आपके सिलेबस में अंडरलाइन अक्सर हमेशा हर साल आता है, उसी का ही आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर संस्कृत लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर अगर प्रश्न आता है, प्रश्न निर्माण करना है, तो अंडरलाइन वहाँ से हट जाती है। उस अर्थ में अलग तरीके से आपको उसका प्रश्न निर्माण करना होगा। लेकिन आप अपनी क्लास में हैं, आपको हमेशा अंडरलाइन किए हुए ही अक्सर प्रश्न दिए जाएंगे। 3 हमने बना लिए। चौथे प्रश्न में देखेंगे तो लिखा हुआ है स्यूते पंच आम्रफलानि सन्ति, यानी थैले में 5 आम के फल हैं। इसका अर्थ हुआ थैले में 5 आम के फल हैं। अब चूंकि ये संख्यावाची है और नपुंसकलिंग, इसका अर्थ में लिंग में नपुंसकलिंग है, तो इसका आप संस्कृत में जब प्रयोग करेंगे बाद में, पहले तो आप हिंदी में बनाएं कि प्रश्न क्या बनेगा। थैले में 5 आम के फल हैं, तो आप ये बनाएंगे प्रश्न थैले में कितने आम के फल हैं, है ना। अब कितने के लिए संस्कृत में क्या शब्द प्रयोग होता है? कितना क्या है? आम्रफल नपुंसकलिंग के लिए आप प्रयोग करेंगे तो किम शब्द का नपुंसकलिंग और लिंग इसका नपुंसकलिंग देखते हुए विभक्तियों और वचन को भी इसके अनुरूप मिलाते हुए चलेंगे तो लिखेंगे स्यूते। स्यूते पंच मतलब कति, कति यानी कितना, आम्रफलानि, आम्र फलानि संति, आम्रफलानि संति, आम्रफल है। ठीक है, ये आपका बन गया प्रश्न। अब अगला देख लेंगे तो लिखा हुआ महेशः अश्वात् अपतत्। महेश जो है घोड़े से, अश्वात यानी घोड़े से, अपतत मतलब गिरता है, महेश घोड़े से गिरता है। अब ये हमने प्रश्न बना, गिरा, महेश घोड़े से गिरा। अब इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? महेश किस से गिरा? तो कस्मात इसका हम प्रयोग करेंगे। कस्मात यानी कहाँ से गिरा, तो घोड़े से गिरा। पंचमी विभक्ति है राम शब्द का। राम शब्द आप इसका वचन विभक्ति अनुसार भी देखेंगे तो लिंग, वचन और विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन के अनुसार प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे महेश कस्मात, क्योंकि किम शब्द है तो कस मात इसका यहाँ प्रयोग कर लिया जाएगा। कस्मात अपतत्, यानी महेश कहाँ से गिरा। ये बन गया प्रश्न। आ रहा समझ में? बहुत सरल तकनीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस थोड़ा शब्दों को इनको याद रखो और इसके अलावा किम शब्द जो है उसका लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार प्रयोग करना है, उनको याद करो। अंतिम हमारा एक और जो हमने उदाहरण यहाँ रखा है इसको देखते हैं। लिखा है भारते अनेकानि तीर्थानि सन्ति, यानी भारत में अनेक तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? अनेक। भारते, भारत में अनेकानि तीर्थानि सन्ति, तो ये प्रश्न है भारत में अनेक तीर्थ हैं। अब यहाँ हम बनाने जा रहे हैं अंडरलाइन, जो कि तीर्थानि की जगह लिखी हुई है, तो यहाँ जैसा कन्फ्यूजन यहाँ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ इसका अर्थ निकल रहा है भारत में अनेक तीर्थ हैं। अब चूंकि तीर्थानि के नीचे अंडरलाइन है तो आपका जो है कि प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि भारत में अनेक क्या है। जब यहाँ दिया गया है कितने तीर्थानि यानी तीर्थ हैं, तो भारत में कितने तीर्थ हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है।
तो आप जो है भारत में अनेक तीर्थ हैं, इसका बनेगा कि भारत में कितने तीर्थ हैं। तो कितने के लिए अनेकानी, तीर्थ कितने हैं अनेकानी, तो यहाँ ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है अंडरलाइन में अनेकानी। ठीक है, तो इसके लिए हम शब्द बनाएंगे भारते, यानी भारत में अनेकानी यानी कानी। कानी क्यों आया, अनेकानी, अनेक की जगह तो क ऐसा कैसा आ गया, और कानी बचा हमारा आनी, हमने इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया आनी। क हमेशा कॉमन है, क हमेशा चलेगा, कंपल्सरी यही है। उसके बाद जो भी वचन विभक्ति है उसके अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये आनी बचा तो कानी हो गया, ऊपर अश्वात था तो इसमें मात जुड़ गया कस्से के बाद। फिर इधर ये एक और आपने पढ़ा था रामस्य, तो क था सिया जुड़ गया। शक्तिमान था तो विसर्ग था, विसर्ग जुड़ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको वचन विभक्ति लिंग के अनुसार इसमें क तो आएगा ही आएगा, बाद वाला भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के दो तरीके से है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था कि वचन विभक्ति लिंग के अनुसार, या तो इसको आप याद कर लो, कंठस्थ कर लो, आपको अगर याद होते हैं तो ठीक है। कंफ्यूज अगर आप हो जाते हैं तो उस परिस्थिति के लिए आप इनको याद रखें, जो आपके संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्द हैं इनको याद रखें तो आपका प्रश्न निर्माण हो सकता है। आगे चलेंगे तो लिखेंगे तीर्थानि संति, भारतवर्ष में अनेक तीर्थ हैं। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक हमने बना दिया। अब यहाँ भी अकस्मात था, यहाँ भी हमने प्रश्नवाचक बना दिया, क्योंकि हमको क्या उत्तर लिखने की ही आदत है इतने समय से, हमें भी और आपको भी। हम भी आपको जब होमवर्क करते हैं तो नीचे प्रश्न नहीं, ऊपर प्रश्न लिखते हैं, तो ऊपर की जगह नीचे जब हम उसका उत्तर लिखते हैं तो उत्तर में प्रश्नवाचक नहीं बना पाते हैं, कभी डाउट कन्फ्यूजन की वजह से। लेकिन हम आज टॉपिक पढ़ रहे थे प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण में उत्तर में आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपका उत्तर पूरा हो जाएगा तो आपको प्रश्न निर्माण वाले शब्द, प्रश्नवाचक शब्द अवश्य बनाने हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक, जिसका नाम था प्रश्न निर्माण प्रकरण। बच्चों इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बड़ा सरल है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने यहाँ पे बना के प्रस्तुत किया है। ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं, और अगर दिक्कत ना हो तो इसको अपने होमवर्क में अवश्य कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।